कल हमने एक एक्टिविटी करा था, एक्टिविटी 1.4 था शायद, वो क्या करा था एक्टिविटी 1.4 में? हमने एक बीकर लिया था, उस बीकर के अंदर पानी पहले से डाला हुआ था, उसमें हमने चूना डाला था जिसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, प्यार से उसको क्विकलाइम कहते हैं। जैसे ही उसको डाला हमने देखा एक तो उसमें बहुत सारी बबल्स आ रही थी और जो वो पानी था वो कन्वर्ट हो गया था किसमें? मिल्की कलर में। हल्का हल्का ग्रे दिख रहा था तुमको, है ना? मिल्की कलर लिखेंगे उसमें, तो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया था। और साथ में उसमें जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया था। और टेम्परेचर बढ़ा ही कैसे पता चलेगा हमको? जब हम उस बीकर को खुद टच करेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ टेम्परेचर इसका राइज हुआ। समझ में आया? फिर उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी थी। रिएक्शन पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा कि जो देखो कैल्शियम ऑक्साइड है वही तो चूना था, उसको तुमने कहा मिलाया था? पानी में। तो एक बना था तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस बना था, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कह रहे थे, याद है? फिर उस स्लेक्ड लाइम को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्हाइट वॉश करवाते हैं। और व्हाइट वॉश क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो स्लेक्ड लाइम किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहां से मिला? हमारे नेचर से, हमारे इन्वायरमेंट से मिला। और फिर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तुम्हारी नोटबुक में लिखा होगा, अपनी नोटबुक में ध्यान दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 मिला तुम्हें। अब वो CaCO3 जो तुम्हें मिला वो क्या है? उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से शाइनी अपीयरेंस आता है, यानी कि जो तुम्हारी वॉल्स है वो कैसी दिखाई देंगी? बहुत ज्यादा शाइन करते हुए दिखाई देंगी। इतना कल हमने पढ़ा था। फिर मैंने लास्ट में तुमको एक और चीज पढ़ाया था कि जब हम CaCO3 को, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसका नाम लाइमस्टोन है, उसको जब हम हीट करते हैं तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। साथ में कुछ और भी मिल रहा है, उसको छोड़ो। क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम अगर पानी देते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना? फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या देते हैं? CO2, तो क्या बनता है फिर से? कैल्शियम कार्बोनेट। याद रहेगा? आज हमें क्या डिस्कशन करना है कि और एग्जांपल्स बताओ हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। ठीक है, तो डेफिनेशन, तो हेडिंग डालेंगे अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तुमने हेडिंग क्या डाली? बर्निंग ऑफ कोल। कोयले के अंदर कुछ नहीं होता, कोयले के अंदर होता है कार्बन। कोयला किससे बना होता है? कार्बन। और कोयला हमको सॉलिड दिखता है, लिक्विड दिखता है, गैस दिखता है? सॉलिड। तो हम लिखेंगे जो कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, किसके साथ? बर्निंग का मतलब क्या होता है? आग जलाना, हाँ है ना? और मैंने तुमसे बोला था कि जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया था हमने, बर्न किया था, लेकिन जब हम रिएक्शन करते हैं तो किसके साथ लिखते हैं? मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ थी? O2 के साथ। याद है कि नहीं? तो किसी भी चीज को तुम जलाते हो तो वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है? O2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसे ही अगर तुम कोयले को जला रहे हो तो वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? O2 की। और ऑक्सीजन क्या है तुम्हारे पास? गैस। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या होता है? गैस। समझ पा रहे हो या नहीं? अरे देखो ना, कॉम्बिनेशन नहीं हुआ क्या? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी इन्होंने। तो क्या एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ? नहीं हुआ? हुआ ना? ठीक है, कि जब हमारे पास कार्बन की रिएक्शन जो कि कोयले के फॉर्म में है, ठीक है, तो कोयला क्या है? कार्बन है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो जब कार्बन की रिएक्शन हमारे आसपास जो हवा है उसके साथ होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। समझ में आया? ये क्या था? ये था बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को जलाते हो तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कल को पूछ लेगा ना, MCQs में आ गया, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और 4 ऑप्शन दे दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए चाहिए ये टॉपिक, उसके लिए पढ़ रहे हम। अदरवाइज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जाम्पल तो हमने याद कर ही लिया है, हाँ है ना? रिएक्शन याद करी नहीं करी कि हमने CaO जो कि हमारा चूना है पानी के साथ मिला दिया, एक्टिविटी करी थी ना इसमें, और हमारा चूना पानी बन गया, यानी कि CaOH होल ट्वाइस बन गया। बना था या नहीं? तो ये रिएक्शन तो हो गई ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। लेकिन कल को अगर ऐसा आ जाता है बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और 4 ऑप्शन दे दिए, तो पता तो होना चाहिए ना किसका एग्जाम्पल है। तो किसका एग्जाम्पल है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों चीजें आपस में मिल रही है और एक चीज बन गई हमारी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इतना समझ में आया? पहले इसको नोट कर लो, फिर जो अब इंपॉर्टेंट आ रहा है फिर वो बढ़ाऊंगी। चलो सेकंड हेडिंग डालेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखती हूं पहले। क्वेश्चन है वाई respiration is an exothermic process।
प्रोसेस लिखा होगा या फिर लिखा होगा रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल रहे हैं, और क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, और ये समझ में आ रहा है, और एक कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा नहीं आएगा वो देखेंगे अभी। लेकिन क्या बोला मैंने कि क्वेश्चन क्या आता है, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछते हैं हमसे। अब पहला चीज तो ये है कि रेस्पिरेशन क्या होता है उसको समझते हैं। क्या हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम खाना खा रहे हैं तो खाने के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, खाने के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, क्या इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या प्रोटीन होता है इसके अंदर, ठीक है, क्या इसके अंदर फैट्स होता है, प्रेजेंट होता है ना खाने में, और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, न्यूट्रिएंट्स और अलग न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, हमको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ। तो जब हम खाना खाते हैं मेनली क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिर्फ ध्यान किसका दे रही हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट समझ रहे हो क्या है, रोटी खा रहे हैं या फिर हम चावल खा रहे हैं, उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या क्या बोलते हैं उसे, पोटैटो, आलू, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जब हम इसको खा रहे हैं तो ये खाना कहां जा रहा है, हमारे स्टमक में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पता होगा ना, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से जो डाइजेस्टेड खाना है, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, क्या वो हमारे ब्लड में जाएगा, हाँ है ना। और ब्लड क्या करेगा, जो डाइजेस्टेड खाना है, डाइजेस्टेड फूड को, उसको कहां लेके जाएगा, वो हमारे सेल पे लेके जाएगा, आया कि नहीं। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फैलता है ना, तो कहां लेके जाएगा, हमारे पूरे सेल्स के पास लेके जाएगा, हर एक ऑर्गन के पास। ऑर्गन किससे बने हुए, सेल से तो मिलकर बने हुए। तो इसका मतलब मेरी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वहां पर ब्लड लेकर जा रहा है, किसको जो खाना डाइजेस्ट हो रखा है उसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल, दिख रहा होगा, ये हो गया सेल। इस सेल के अंदर क्या चले गया, खाना। ये क्या है, ये है हमारे पास खाना। ठीक है, ये क्या बना रखा है मैंने, सेल। अब ये खाने का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का। जब तुम डाइजेशन करते हो तो हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का जब तुम डाइजेशन करते हो तो क्या मिलता है, ग्लूकोज। नाम सुना होगा ना ग्लूकोज का पहले। तो जब भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, हम उसको खाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो ये खाना क्या है, ये खाना क्या है, ग्लूकोज है। इतना समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया। हम खाना खाते हैं, खाने में बहुत सारी चीजें होती है, मैंने तो सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे मेंशन करी हैं। इन 3 में से भी मुझे किससे मतलब है अभी, कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी जो मुझे देता है वो कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। ऐसा नहीं कि फैट से एनर्जी नहीं मिलती, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। क्या एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होना नहीं होता क्या हीट और एनर्जी एक ही चीज हुई या नहीं हुई, है ना। इसीलिए मैंने सिर्फ ग्लूकोज का नाम लिखा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो हम ये देख रहे हैं एनर्जी कैसे मिलता है, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, इसलिए सिर्फ ग्लूकोज लिया है हमने। तो कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गया तो सारा का सारा डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में गया, ब्लड से कहां गया, सेल के अंदर गया। और ये सेल है अगर, तो सेल के अंदर ब्लड के थ्रू क्या आया है, ग्लूकोज आया है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ फॉर्म, मतलब डाइजेस्टिव फॉर्म है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। डाइजेस्टिव फॉर्म मतलब जब कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। कार्बोहाइड्रेट, अरे रोटी तो बड़ी चीज है, तुमको थोड़ी दिखेगी यहाँ रोटी घूम रही है नस में, है कि नहीं। आलू खाया तो ये थोड़ी कि अरे देख यहां तक पहुंच गया आलू, ऐसा थोड़ी है। तो अब नसों में दिखेगा थोड़ी कि तुमने खाया है, तो यानी कि बड़े टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा होगा ना। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्ट क्या है, ग्लूकोज। समझ में आया, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है जिसमें टूटा है, वो है ग्लूकोज। समझे क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है। अब हुआ क्या, अब तुम सांस भी तो लेते हो या नहीं। तो जब तुमने सांस लिया, यानी कि नोस्ट्रिल्स के थ्रू, नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं, नाक में जो होल्स है ये नीचे, इसको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, तो नोस्ट्रिल के थ्रू तुमने क्या लिया, तुमने लिया भैया एयर। तो एयर जो हमारे इन्वायरमेंट में है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भी है ना। ठीक है, अब मैं क्या ले रही हूं अंदर, मैं तो एयर ले रही हूं, लेकिन एयर कौन सी है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है। तो मेनली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑक्सीजन। ठीक है, अरे लेंगे तो पूरी एयर लेंगे ना यार। अब मैं थोड़ी छाटूंगी, इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन है तो मैं वही लूंगी, मैं तो अंदर एयर ले रही हूं ना। ठीक है, और एयर में भी जो बाहर एयर है उसमें किसका अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। अरे ऑक्सीजन छाट के थोड़ी लोगे, है कि नहीं। और तुम तो एयर लोगे, एयर के साथ सारी चीजें भी आ रही है, और साथ में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है।
ठीक है, ऑक्सीजन यानी कि एयर को तुमने नोस्ट्रिल्स के थ्रू लेकर गए, कहां गया ये लास्ट में? लंग्स में गया, है कि नहीं? लंग्स में जाता है ना हमारे एयर, फिर लंग्स से कहां जाएगा ये लंग्स से जाएगा ब्लड में। कौन? एयर। एयर में भी क्या? ऑक्सीजन। समझ में आया या नहीं? हमारे खून में क्या घुला हुआ है? ऑक्सीजन घुला हुआ है। समझ में आ रहा है या नहीं? फिर वो ब्लड इस ऑक्सीजन को भी कहां लेके जाएगा? सेल के अंदर। आया समझ में कि नहीं? तो यहां पे अंदर एक और चीज आ गया, क्या आया? ऑक्सीजन आ गया। आया? क्या मैंने तुमसे बोला था कोई भी चीज को अगर मैं बर्न करूंगी, जलाऊंगी, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा वो? तो ये जो खाना है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, ठीक है कि नहीं? यानी कि टूटता है, समझे? और जब खाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या? C6H12O6 होता है कि नहीं? तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, ठीक है, टूटेगा मतलब उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो तीन चीजें बनाएगा। एक तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बन सकता है नहीं बन सकता इससे, ठीक है। एक बनाएगा पानी, क्या इसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है? तो पानी भी बन सकता है। और एक बनाएगा क्या? एनर्जी, ठीक है। अरे हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमको एनर्जी मिले, खाते हैं ना तभी तो खाते हैं। तो एनर्जी कैसे बन रही है हमारी बॉडी में? एनर्जी ऐसे बनती है। आया आपको समझ में कि नहीं? तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है खाने का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करना या टूटना, जिसमें वो एनर्जी बनाता है, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग है। ब्रीदिंग हो रहा है सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी, ये होता है ब्रीदिंग। समझ रहे हो? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ये पूरी प्रोसेस है कि जो खाना है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है और टूट रहा है। क्या ये इसके साथ टूटा नहीं? क्या ये तो C6H12O6 इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, वो ऑक्सीजन जैसे ही आया इसको तोड़कर छोटी छोटी पार्ट्स में तोड़ दिया ना उसने। बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बात अलग है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा या नहीं तोड़ा? समझ रहे हो कि नहीं? और क्या इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रही है कि नहीं निकल रही है? तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? जब खाने का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो खाना हमारा टूट गया, डाइजेस्टेड मतलब खाना, ठीक है ना, डाइजेस्ट हुआ खाना, ये नहीं कि ये वाला खाना जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करके खाना आया है खून के अंदर, वो सेल में पहुंचाता है, सेल के अंदर ही रिएक्शन होती है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज होगा कि जब खून के अंदर डाइजेशन वाला खाना भी है, ऑक्सीजन भी है, तो खून ही तोड़ देता ना उसको, है कि नहीं? वो सेल के अंदर क्यों जा रहा है? ठीक है, सेल के अंदर क्यों जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये सारी जो रिएक्शन हो रही है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले इस खाने को पहुंचाते नहीं है, ये हम पढ़ेंगे अभी जब आएगा ना वो बायो में आएगा चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस वाला, रेस्पिरेशन, वहां पढ़ेंगे फिर, ठीक है। पहले ये खाना बीच में किसी पार्ट में टूटता है, फिर वो पार्ट जाता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया कहता है मैं फ्री में काम नहीं करूंगा, तुमको अगर एनर्जी चाहिए तो पहले मुझे ऑक्सीजन लाके दो, ठीक है। तुम्हें ये समझ में आया या नहीं आया? खाने में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें से मैंने मेनली किसको लिया? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, तो डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो ग्लूकोज ब्लड में गया, ब्लड उसको हमारी बॉडी के सारे सेल्स में लेकर गया। साथ साथ हम एयर भी अंदर ले रहे थे, एयर से क्या आ रहा था? ऑक्सीजन। जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, नाक पे जो होल्स है, ठीक है, वहां से क्या हुआ? एयर अंदर गई, हमारे लंग्स में पहुंची, लंग्स में उस ऑक्सीजन को कहां फेंका? उसने फेंका ब्लड में, और ब्लड उस ऑक्सीजन को कहां लेके गया? सेल के अंदर लेके गया। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हुआ क्या? ये जो ग्लूकोज ब्लड से आया था और ये जो ऑक्सीजन ब्लड से आया था, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद तीन चीजें बनाई, जिसमें एक चीज उन्होंने क्या बनाई? एनर्जी। हम एक्सोथर्मिक में क्या पढ़ते हैं? एक्सोथर्मिक मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट निकलती है, यही तो था ना, जिसमें हीट निकलती है। तो क्या जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा तो इन्होंने हीट निकाली अपनी बॉडी। हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैंने क्या बोला तुमसे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रोसेस जहां पर हीट निकलती है या एनर्जी निकलती है। समझ में आया या नहीं? एनर्जी निकलती है। क्या ये रिएक्टेंट हो गया? ऑक्सीजन और ये जो ग्लूकोज रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट हो गए या नहीं? और ये सारे प्रोडक्ट हो गए। मैंने तुमसे बोला था जिस साइड अगर प्रोडक्ट होगा, है ना, जिस साइड अगर प्रोडक्ट होगा, अगर उसी साइड तुम्हारी एनर्जी भी निकल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। आया कुछ? पक्का है?
अभी क्वेश्चन पूछूंगी फिर। आ रहा है ना समझ में? हाँ, डेल्टा भी लिख सकते हैं। कुछ समझे या नहीं समझे भाई? आ गया? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या अभी तक मैं तुमको नहीं बोल रही थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? पर मैंने तुमसे बोला था हर जगह ये चीज नहीं लगेगा। ये रहा वो उसका एग्जाम्पल। क्या ये और ये कंबाइन अगर होते, ये और ये कंबाइन होते तो कुछ और चीज बनता ना। यहां तो ये टूट गया, हाँ है ना? इसको तो मैंने तोड़ दिया। अरे देखो ना, इसकी बॉडी से कार्बन और ऑक्सीजन अलग कर दिया, इसकी बॉडी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दिया, तो मैंने तोड़ा है ना इसको। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थोड़ी हुआ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो हम दो या दो से ज्यादा चीजों को जब जोड़ते हैं एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहां कहां बन रहा है भाई एक प्रोडक्ट? तीन चीजें बन रही है ना। एनर्जी को छोड़ भी दो तो दो ही तो दो प्रोडक्ट बन रहे, नहीं बन रहे? तो ये तो कॉम्बिनेशन के अंदर आया नहीं, लेकिन हीट तो निकाल रहा है, एनर्जी तो निकाल रहा है। आया समझ में कि नहीं? तो इसलिए जो मैं तुमको लिखवा रही थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए नहीं लग रहा है ना भाई। तो यहां तो टूट गया, यहां तो टूट गया ना वो। और टूटने के बाद कंबाइन थोड़ी हुआ, एक प्रोडक्ट थोड़ी बना है, टूटने के बाद भी तो एनर्जी निकाल रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत है? तो अगर कल को आएगा कि रेस्पिरेशन को क्यों बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये है कि कॉम्बिनेशन वाले को तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, हाँ है ना? कॉम्बिनेशन वाले को ही तो हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। यही तो पढ़ाया था, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है उसी को तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और साथ में हीट बनती है तो यानी कि एक्सोथर्मिक। लेकिन यहां पर क्या है, यहां कोई एक प्रोडक्ट थोड़ी बन रहा है, ये तो टूट रहा है कि नहीं? और जब ये टूट रहा है तो उसके बाद भी हम उसको एक्सोथर्मिक क्यों कह रहे हैं? कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं रही ना ये रिएक्शन, फिर हम इसको एक्सोथर्मिक क्यों कह रहे हैं? तो वो बताता है भाई कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो हमेशा क्या हो, एक्सोथर्मिक हो। मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली समझे कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। ये नहीं कि सारी रिएक्शन अगर जिसमें हीट निकल रही है वो हमारी एक्सोथर्मिक होती है। एक एग्जांपल देख लिया तुमने, यहां पर ग्लूकोज टूट गया था, टूटने के बाद हीट निकाला है उसने, तो ये कॉम्बिनेशन है नहीं लेकिन एक्सोथर्मिक तो है। समझे? इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन क्यों कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? अब डेफिनेशन लिख रहे हैं, इस रिएक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। वी ऑल टेक फूड, वी ऑल टेक फूड, फुल स्टॉप। आगे लगा के आगे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड are broken down to form glucose, are broken down to form glucose, full stop. This glucose combines with oxygen in the cells of our body, and produces energy, full stop. This reaction is called respiration. This reaction is called respiration, full stop. There is release of heat or energy. There is release of heat or energy. That's why it is called an exothermic process. An exothermic process. क्या लिखा है कि हम सारे लोग क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, खाने में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो कि किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है जो कि हमारे सेल्स में पाए जाते हैं, और क्या प्रोड्यूस करता है उसमें, एनर्जी। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन में हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए हम ये जो पूरी रिएक्शन है इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं या एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कर लोगे? चलो
इसकी एक रिएक्शन लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं इसकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, सॉरी रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं ना, इसकी एक इक्वेशन लिख रहे हैं। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्या था, क्या C6H12O6 था, वो था कि नहीं था। अब एक चीज बताओ, क्या ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में घुला था? अरे खाना जब तुमने डाइजेस्ट कर दिया तो उसके बाद ये ग्लूकोज कहां गया? ब्लड में, तो ब्लड में घुला होगा ना, तो इसीलिए इसके पीछे लगाया है मैंने एक्वस, क्योंकि ब्लड में घुल गया होगा, सॉलिड नहीं लगाया इसके पीछे, ठीक है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाई तुमने? ऑक्सीजन के साथ, जो कि हमारा गैस था कि नहीं? क्या बना मेरे पास बना भैया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस होती है। तो तुम्हें समझ में आया हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? तो जो CO2 निकाल रहे हो तुम, वो बन कहां से रहा है? वो यहां से बन रहा है भाई, जब ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हो तो। आया कुछ? CO2 के साथ क्या बन रहा था? वाटर क्या होता है? लिक्विड। अब पानी का क्या काम है? अरे अगर सेल को पानी की जरूरत होगी तो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेगा, वो नहीं होगी तो निकाल देगा और फिर हमारी बॉडी से बाहर चले जाएगा वाटर। और साथ में क्या बन रही थी? तुमने क्या बोला? एनर्जी। बहुत सारे अमाउंट में क्या बन रही है? एनर्जी। या तो एनर्जी बोल दो या क्या बोल दो उसको? हीट, क्योंकि हीट और एनर्जी एक ही चीज होती है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। आया कुछ समझ में कि नहीं? अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 6। वहां पे देखो सिर्फ एक ही कार्बन है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? 6। यहां पर भी देखो, यहां पर भी 6 आएगा और इसके आगे भी क्या आ जाएगा? 6 आ गया। ये समझ में आ गया तुमको कि हमारे ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ हुई? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या बना? पानी। और क्या बन गया? बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है या प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारा हीट इसमें निकलता है। आ गया समझ में? इस वाली इक्वेशन को भी लिख लो नोटबुक में। समझ में आ गया है? यहां पर हमारी कॉम्बिनेशन खत्म होती है पूरी, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा? एक तो डेफिनेशन पढ़ी उसकी, फिर एक एग्जाम्पल पढ़ा था उसका, फिर उसी एग्जाम्पल का हमने एक्टिविटी पढ़ा था 1.4, ठीक है। एक्टिविटी 1.4 के बाद हमने उसमें क्या पढ़ा? उसकी ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने क्या पढ़ा? उसकी इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा कि एग्जाम्पल क्या है और कॉम्बिनेशन के, तो एक था बर्निंग ऑफ कोल था ना। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहते हैं, और ये रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। हमारा कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है हमारे पास? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो एक चीज समझाती हूं, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो मेरे पास अगर है AlCl3, ठीक है। मेरे पास क्या है? AlCl3 है। एक मेरे पास रिएक्टेंट है, एक। मैंने इसको तोड़ा किसी भी तरीके से, मैंने कुछ भी दिया इसको, मैंने इसको तोड़ा और तोड़ने के बाद मैंने Al को अलग कर दिया और Cl को अलग कर दिया। समझ में आया कि नहीं? ये मेरा क्या था? ये मेरा एक कंपाउंड था या मॉलिक्यूल था जिसमें मेरा Al और Cl इन दोनों ने आपस में मिलकर बॉन्ड बनाई थी। अब मैंने इसको तोड़ दिया, जिसमें मैंने एल्यूमिनियम अलग कर दिया इससे और मैंने Cl अलग कर दिया। एल्यूमिनियम अलग हो चुका है इसमें से और Cl अलग हो गया। समझ में आया या नहीं आया? तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज मतलब कॉम्बिनेशन का उल्टा। कॉम्बिनेशन क्या था? दो रिएक्टेंट थे, उनको तुमने जोड़ा तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा था। यहां पर क्या है? एक रिएक्टेंट होगा, बस एक रिएक्टेंट, ठीक है। वो एक रिएक्टेंट अपने आप को दो पार्ट्स में, दो से ज्यादा चीजों में तोड़ देगा। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे पास क्या है? CaCO3, ठीक है। हमने इसको तोड़ा था कल, मैंने क्या बोला था? कहीं पर भी CO3 लिखा होगा तो CO2 तो अलग कर देना। कहा था कि नहीं कहा था? अब बच क्या गया? एक Ca और इसका एक ऑक्सीजन, तो क्या ये CaO हो गया? समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? तो क्या ये डिकम्पोजिशन हुआ, जहां पे हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है और इस एक रिएक्टेंट को तुम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ देते हो। आया? तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के उल्टे हैं। कॉम्बिनेशन में क्या था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को जोड़कर, कंबाइन कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, उससे ज्यादा नहीं। एनर्जी को प्रोडक्ट में नहीं गिन रहे वैसे, ठीक है। हाँ है ना? हाँ ये उसका उल्टा है। इसमें क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट को जब तुम तोड़ रहे हो तो क्या बन रहा है? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। समझ में आया कि नहीं?
ठीक है, तो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझे तुम, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। ये बैलेंस नहीं है ऊपर वाली चीज, ऊपर वाला बैलेंस नहीं है, बस मैंने तुमको समझाया था कि इसका एक एल्यूमिनियम अलग हो गया और इसका सीएल अलग अलग हो गया, बैलेंस नहीं है अभी, वो बैलेंस करना पड़ेगा उसको, ठीक है, बस ये समझाने के लिए लिखा हुआ है मैंने। आ रहा है समझ में? चलो लिख लेते हैं इसमें डेफिनेशन। इट इज अ रिएक्शन इन विच, it is a reaction in which a single reactant, it is a reaction in which a single reactant breaks down breaks breaks down to form टू और, नंबर वाला टू है, ठीक है, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। कुछ आया? इजी था, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तुम इतना समझे कि नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या कंबिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक था? वहां पे हीट क्या हो रही थी? रिलीज हो रही थी। तो ये उसका उल्टा बोला है मैंने, अगर, तो यहां क्या होगा? हीट अब्सॉर्ब होगा। आया आपको समझ में कि नहीं आया? अब ध्यान रखना, अगर ये हीट अब्सॉर्ब करेगा यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो एरो आया ना, एरो, उसके ऊपर हमें कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगी? उसके ऊपर मैंने लिखा हीट, और हीट के लिए हम साइन क्या बनाते हैं? डेल्टा, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब मैंने CaCO3 को हीट दिया, जरूरी नहीं कि हीट है, अभी डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट्स नहीं होते, लिखवाया नहीं था? इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। अब वो भी समझेंगे क्या है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको तोड़ा, किसकी वजह से? हीट की वजह से। कुछ भी हो सकता है यहां पर, लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एनर्जी का सोर्स, ठीक है, एनर्जी का कोई ना कोई चीज सोर्स यहां होना चाहिए। तो इसने एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करी, अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करी, और जैसे इसको एनर्जी मिली, ये टूट गया। हाँ है ना? इसको मैंने एनर्जी दी तभी तो, अरे तुम किसी चीज को गर्म करोगे तभी तो टूटेगा वो, या नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। तो तुमने जब इसको एनर्जी दी तभी तो टूटा वो, अपने आप थोड़ी टूट रहा है वो, समझे? अरे ये किसका फॉर्मूला है? चौक के अंदर भी यही होता है, ठीक है। चौक जो हम लिखते हैं, अगर ये इसमें से टूटा रहता तो चौक तो मुझे चूने में मिला, चूने के फॉर्म में मिलता, और मैं लिख कैसे पाती फिर उससे? समझ रहे हो ना मेरी बात या नहीं? तो इसका मतलब अगर मुझे चौक से इसको बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे उसको तोड़ने के लिए हीट चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, समझे या नहीं समझे? तो इसने क्या करा? हीट को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब किया है। अगर तुम किसी चीज को एरो के ऊपर लिखते हो, या अगर उसको एरो के ऊपर नहीं लिख रहे हो, या फिर रिएक्टिंग साइड लिखते हो, तो वो एंडोथर्मिक के अंदर आ जाएगा। किसी चीज को मतलब एनर्जी की बात करूं, अगर तुम एनर्जी को या तो एरो के ऊपर लिखो, एरो के ऊपर नहीं लिख रही हो एनर्जी को, तो रिएक्टेंट के साथ लिखो उसको, यानी कि रिएक्टिंग साइड पे लिखो, तो इसका मतलब वो एनर्जी किसके अंदर आ जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसने इस हीट को अब्सॉर्ब किया, अपनी बॉडी के अंदर लिया और टूट गया। आया कुछ कि नहीं आया? ठीक है। तो अभी इसके अंदर एग्जाम्पल नहीं करवा रही हूं मैं, क्यों? क्योंकि इसके टाइप्स है, फिर हर एक टाइप में एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कितने टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है? 3 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। पहला हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला क्या डिस्कस करेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन, ये इसका नाम है। दूसरा नाम आ जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास फोटोलिसिस। हमें क्या पढ़ना होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये है हमारा सबसे पहला टॉपिक। डिकम्पोजिशन क्या था? कि तुमने एक रिएक्टेंट लिया, है कि नहीं? एक ही रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट को जब तुम 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, थर्मल मतलब क्या होता है? हीट पढ़ाया था ना। एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब थर्मल, थर्मल मतलब हीट, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब थर्मल, थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। तो अगर मैंने किसी भी रिएक्टेंट को हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया और उससे मेरे पास वो टूट कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, 2 या 2 से ज्यादा, तो मैं बोलूंगी ये रिएक्शन थी थर्मल डिकम्पोजिशन।
आया समझ में कि नहीं? मैंने एक रिएक्टेंट लिया, इससे दो या दो से ज्यादा चीजें बनाई, किसकी मदद से? हीट प्रोवाइड करवाकर, हीट उसको देकर, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? थर्मल डिकम्पोजिशन हो गई। समझ में आया? अब इलेक्ट्रोलिसिस समझा देती हूँ, कल लिखवाऊंगी सारी चीजें, समझा देती हूँ बस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? जैसे मुझे पानी को तोड़ना था, ठीक है, हमारे घर में करंट आती है ना, बिजली आती है नहीं या नहीं आती है, लेकिन जब तुम गीजर ऑन करते हो, गीजर ऑन करते हो और पानी को तोड़ते हो, तो क्या H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है? होता है? नहीं होता है भाई। अरे जब तुम रॉड लगाते हो घर में या गीजर लगाते हो, पानी तो वैसे का वैसे ही रहता है। क्या H2 गैस नहीं होती है? क्या O2 गैस नहीं होती है? अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता, इसका मतलब क्या? उड़ गया पानी पूरा का पूरा, पानी पूरा उड़ गया ना, यही तो बोलूंगी मैं। लेकिन मुझे पानी तो दिखता है गीजर के अंदर, नहा हुए किससे फिर? समझ में आ रही बात या नहीं? तो जो हम यहां से करंट भेजते हैं वो करंट है एसी करंट, ठीक है, तो वो करंट की वजह से नहीं टूटेगा ये। पहले तो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लो। यहां दो हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन, इधर कितने ऑक्सीजन है? दो, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 4, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, तो ये भी 4, ये भी 4। कुछ आया? अब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है? अगर मैं चाह रही हूं कि पानी का मॉलिक्यूल टूट जाए, हम जो अपने घर में करंट देते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस, देखो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब क्या होता है? लिसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेकडाउन, ठीक है। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में मैं किसी को तोड़ रही हूं। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में मैं किसी को तोड़ रही हूं, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो जाएगी। और क्या हम डिकम्पोजिशन के अंदर ही करते हैं ऐसा तोड़ने वाला काम, कि एक रिएक्टेंट होता है, उसको हम बाहर से एनर्जी देते हैं और वो टूट जाता है। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी एनर्जी का फॉर्म नहीं है? बताया ना, एनर्जी है कि नहीं है? वो भी तो एनर्जी का रूप है। तो इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसे लिख दो इधर कि ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही तुमने इसको क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी दिया, ये टूट गया। समझ में आया कि नहीं? तो जो हमारे घर में करंट आता है ना, उससे नहीं टूटेगा ये। तो फिर कौन सी बिजली दे रहे हैं हम? फिजिक्स में एक सेटअप लगाते हैं जहां पे बल्ब को ग्लो कराना होता है, उसमें बैटरी लगाते कि नहीं लगाते? तो वो जो बैटरी वाली एनर्जी है ना, बैटरी से जो करंट निकलता है, बैटरी वाले करंट के पास ताकत है कि वो पानी को तोड़ सकता है ऐसे गैसेस में। समझ रहे हो? हमारे घर के अंदर जो करंट आती है उसके पास ताकत नहीं है। अदरवाइज जो हम रॉड लगाते हैं सर्दियों के टाइम पे, या फिर गीजर लगाते हैं सर्दियों के टाइम पे, ऑन करते हैं जो गीजर, उसमें क्या होना चाहिए? पानी उड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है ना? अगर वो तोड़ देता तो ये उड़ जाना चाहिए, लेकिन हमको तो पानी मिलता है, वो भी गर्म पानी। समझे? तो उसके पास ताकत नहीं है। किसके पास? जो हमारे घर में करंट आ रहा है, उस करंट को बोलते हैं एसी करंट, जो हमारे घर में आता है, उसके पास ताकत नहीं है वो क्या कर सके? पानी को तोड़ सके। तो जो बैटरी से करंट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डीसी करंट, ठीक है, वो हमारा क्या करता है? वो करंट को तोड़ता है, सॉरी पानी को तोड़ता है। आया कुछ समझ में? क्या यहां पर ये नहीं हो रहा कि पानी को तोड़ा जा रहा है एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट, सॉरी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में? तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, लेकिन किसके प्रेजेंस में? भाई क्या मिला रहे हो आपकी बात तुम? इलेक्ट्रिसिटी। आया? थर्मल डिकम्पोजिशन क्या था? तुम तोड़ रहे हो, लेकिन किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। समझ पा रहे हो? अब की बार क्या है? अभी भी तुम तोड़ रहे हो रिएक्टेंट को, लेकिन किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। कुछ आया कि नहीं आया? अब फोटोलिसिस, फोटो मतलब कि सनलाइट, तो मतलब फोटो मतलब लाइट, लिसिस का मतलब क्या हो गया? ब्रेकडाउन। अब की बार मैंने क्या करा? मैंने कुछ ऐसा लिया, मैंने इसका फोटोलिसिस मतलब मैं क्या यूज कर रही हूं? सनलाइट। मैंने इसको धूप में रख दिया, समझ रहे हो कि नहीं? मैंने इसको धूप में रख दिया, तो ये मेरा इसमें कन्वर्ट हो गया। बैलेंस कर लेंगे जो बाकी बचे हुए। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे कल तो इन सबको अकेले अकेले पढ़ना है, फिर उसके बाद उनकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर एक एक करके उसका इक्वेशन लिखना है, फिर उसको बैलेंस भी करना है। अभी मैं तुमको सीधे समझा रही हूं कि अभी भी तो तुमने एक ही रिएक्टेंट लिया था, और उस एक रिएक्टेंट को तोड़ कर देखो ना, ये दो अलग अलग नहीं हो गए क्या? स्टार्टिंग में नहीं समझाया था मैंने कि ये और ये अलग हो जाएंगे करके? हाँ है ना? तो ये अलग और ये अलग हो गए या नहीं हुए? अलग हो गए ना। किसके प्रेजेंस में? अब की बार तुमने क्या मिलाया? सनलाइट। सनलाइट से क्या मिलती है? अरे एनर्जी नहीं मिलती क्या? हीट नहीं है कि वो भी एक तरीके की? समझे? तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? फोटोलिसिस हो जाएगा। आया? ओवरव्यू समझ में आया क्या था?
थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि तुम तोड़ रहे हो, लेकिन किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब तुम तोड़ रहे हो कंपाउंड को, लेकिन किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। फोटोलिसिस मतलब तुम तोड़ रहे हो कंपाउंड को, लेकिन किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में।